चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं। इसी को आगे भी पढ़ेंगे 9th 10th 11th 12th, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे 12th तक एटलीस्ट कम से कम आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेसिक है यहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे यहाँ, ठीक है। तो फोर्स क्या है, पुल और पुश। ऑलमोस्ट हम लोग यही पढ़ते हैं कि पुल और पुश है ना, जो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि फोर्स इज दैट विच कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विथ मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी। मतलब फोर्स एक ऐसा कॉज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज करता है या पोजीशन में चेंज लाता है, ठीक है। हाँ, ये हमेशा जरूरी नहीं है। अगर हम लोग दीवार को धक्का दे रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर उसका पोजीशन चेंज ही करेगा, या आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी चीज़ को। लेकिन फोर्स इज दैट विच कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये तो पक्का है। तो फोर्स का क्या है, तो फोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको आगे भी काम आएगा, फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखिए, डायरेक्शन भी हो गया फोर्स में और मैग्नीट्यूड भी हो गया। मतलब अब यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ऑलवेज ऑलवेज एज डायरेक्शन इज कॉल्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। And those quantity only have magnitude but not direction is called scalar quantity, ठीक है। The SI unit of force is Newton। न्यूटन का क्या है, जो यूनिट है वो आपका न्यूटन है फोर्स का। फोर्स निकालते कैसे हैं, तो हम लोग देखिए, हम लोग जो पढ़े हैं कि F इक्वल टू M इंटू ए, और तो M मास, M क्या है आपका मास। तो मास का जो आपका वो यूनिट होता है वो होता है kg, और आपका एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसी को हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड इनवर्स 2, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है, टाइपिंग में जो है ना ये इस टाइप से हमारा हो जाता है ना, तो कर नहीं पाते हैं। मोबाइल से टाइप करते हैं ना तो थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे लैपटॉप से करते हैं तो आसानी से हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। इसी को एक साथ इतना ना बोलकर, इतना ना बोलना पड़े, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट साहब अपने हिसाब से वो लाए तो हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तब है, अगर फोर्स का एग्जांपल दें तो हर वो एक्टिविटी उसको हम लोग इसमें कंसिडर किए हैं। जैसे एक्शन लाइक पिकिंग, एक्शन लाइक आपका पिकिंग। तो पिकिंग जो है ना आपका, वो एक्शन जिसमें कि पिकिंग हो रहा है वो भी आपको क्या है, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, किसी को किक कर रहे हैं, कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ थ्रो कर रहे हैं, ये सब किसके कारण होता है, पुलिंग, पुशिंग, ये सब किसके कारण होता है, फोर्स के कारण होता है। ऑलमोस्ट हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे पुल और पुश। तब हम लोग पढ़ते हैं कि ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सेम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सब के मोशन में चेंज आता है। तब यहाँ पे देखेंगे, अ फोर्स इज अ पुल और पुश upon an object resulting from the object's interaction with another object। हम लोग कह रहे हैं फोर्स जो कह रहे हैं पुल और पुश कह रहे हैं, तब क्या है, इंटरेक्शन। अब एक वर्ड आया यहाँ पे इंटरेक्शन, कि दो बॉडी के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन के बेसिस पे हम लोग फोर्स को दो पार्ट्स में जो है ना हम लोग कैटेगराइज किए। एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑल फोर्सेस इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। दो कैटेगरी बांटे हैं, इसमें हम लोग पहला कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसी कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा हो, तो कॉन्टैक्ट। जब तक ये टच ना करे, मतलब हम अगर इस पे मार रहे हैं तो जब तक ये टच नहीं करेगा तो हम इसको मार नहीं सकते। हम ऐसे हवा में कितना भी करते रह जाए, इसको हम ये नहीं कहा जाए कि इसमें हम चोट लगा या हमारे थ्रू इसमें चोट लगेगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये हम लोग हाथ है तो हाथ में मस्कुलर है, तो मस्कुलर फोर्स जितने भी होते हैं आपका क्या होता है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे एग्जांपल में जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्लूड्स फ्रिक्शनल फोर्स, टॉर्सनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब इसको आप मस्कुलर फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, आगे आएगा। तो ये टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स। डेफिनेशन क्या है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज टाइप्स ऑफ फोर्स विच रिजल्ट व्हेन टू
when the two interacting object are physically attracting each other। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फिजिकली अट्रैक्टेड ईच अदर। फिजिकली मतलब फिजिकली वो एक दूसरे से टच में है, उनके सरफेस टच में है, तभी हम लोग उसको कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। अदरवाइज उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपको पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है फ्रिक्शनल फोर्स और आपका मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे हम अप्लाइड फोर्स लिखे हैं, इसको आप मस्कुलर फोर्स भी लिख सकते हैं, मस्कुलर फोर्स। समझ में आ रहा है? अब बारी बारी से जो है ना हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जो पहले हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, अप्लाइड फोर्स। एन अप्लाइड फोर्स इज अ फोर्स विच इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय अ पर्सन और अनदर ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? एक पर्सन के थ्रू या अनदर ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी अदर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में देखिए, साइंस को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग अपने रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान दीजिएगा। तो एग्जांपल में क्या है, इफ़ अ पर्सन इज पुशिंग अ डेस्क, हम लोग डेस्क को पुश कर रहे हैं, बेंच को खींच रहे हैं, पुश पुल कर रहे हैं, गेट को जो है ना पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। तो ये जितना भी फोर्स है जिसमें हम टच कर रहे हैं, हम हाथ से टच कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स करते हैं। Then there is a applied force acting upon the object. The applied force is the force exerted on desk by the person. तो applied force क्या हो गया, डेस्क के थ्रू। तो इसी को सिंपल बोले ना मस्कुलर फोर्स, आपके बुक में भी लिखा होगा मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तब हम लोग को पढ़ना है फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स में दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स को पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में भी आपके बुक में भी दिया हुआ है। इतना पढ़ लेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग कर देख लेते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस एज एन ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस इट और मेक्स एन एफर्ट टू मूव अक्रॉस इट। मतलब अगर कोई बॉडी, जैसे मान लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमारे सरफेस के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। कैसे? तो जब तक ये कॉन्टैक्ट बना नहीं है, अब ये किसके अलॉन्ग लगेगा, तो मूवमेंट के अलॉन्ग लगता है। मतलब अगर आप मूव इधर कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मूवमेंट, जो बॉडी मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है। हम लोग अगर चल भी रहे हैं तो किसके कारण चल रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम लोग चल पा रहे हैं। नहीं तो अगर सपोज कीजिए आप जिस फर्श पे चल रहे हैं उस पर क्या कीजिए, आप ऑयल गिरा दीजिए या ग्रीस लगा दीजिए, अब चल कर देखिए, आप वहाँ खड़ा होने में भी जो है ना आप खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। मतलब हम अगर स्टैंड कर रहे हैं सरफेस पे तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, हम अगर चल रहे हैं सरफेस पे तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। जितना फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा उतने आसानी से कंफर्टेबली चलेंगे। अब फ्रिक्शन इन द सेंस कि बड़ा बड़ा गड्ढा कर दें तब नहीं है, मतलब ज़्यादा आपका स्मूथ न सरफेस नहीं रहे। या स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस में क्या अंतर है, ये आप लोग पढ़े होंगे। जैसे मान के चलिए स्मूथ सरफेस मतलब कुछ इस तरह का सरफेस, और रफ सरफेस मतलब उस पर जो है ना ये ऐसा 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 जो है ना आपका ग्रूव्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग इस सरफेस पे आए, ये हो गया आपका सरफेस, ये भी हो गया आपका सरफेस। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि हमारे पैर से है ना, तो पैर में कुछ इस तरह का ग्रूव है, मान के चलिए, ठीक है। तो क्या ये लॉक करेगा एक दूसरे को? नहीं। लेकिन अगर इस सरफेस पे हम लोग चले तो हमारा जो पैर का जो ग्रूव्स है वो ऐसे लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक। अब जब लॉक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो स्लिप करेगा? क्या स्लिप करेगा? नहीं करेगा। मतलब इसको समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक जो है इस सरफेस पे हम लोग यहाँ पे हाथ को देखिएगा, यहाँ पे हम लोग अगर स्लिप करें स्लिप करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे रख के स्लिप करना चाहे हाथ पे ऐसे रख के तो स्लिप कर पाएगा क्या? नहीं कर। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप्स है, ये जो उंगली वाला जो फिंगर्स ग्रुप्स है, यहाँ पे फिंगर ग्रुप्स है, ये दूसरे पे क्या हो गया? अटैच हो गया। अब ये फ्रिक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसे करे स्लिप कर रहा है, ऐसा करेगा तो स्लिप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा। अब यही क्या किया कि अगर मान लेते हैं आपका रफ सरफेस है, यही आपका रफ सरफेस है, अब इस पर ऑयल गिरा दिए या आप वाटर भी गिरा दीजिए ना। वाटर गिरा दिए मतलब ये इतना भर गया, समझ रहे हैं? वाटर गिरा दिए तो मतलब क्या हो गया, ये इतना भर गया आपका, ये यहाँ पे भर गया, ये सरफेस क्या हो ना जो। फिर अब जब इसके ऊपर आप अपना पैर रखेंगे तो क्या वो लॉक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग जब वाटर गिर जाए सरफेस पे या ग्रीस लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, जो अच्छे से खड़े नहीं हो पाते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो वही है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। There are at least two type of frictional force, sliding and static force. There are two type of sliding और static। स्लाइड कर रहे हैं, स्टैटिक मतलब जस्ट स्टार्ट होने वाला। एग्जाम्पल के रूप देखिए, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स दो टाइप का आपका
ठीक है। एक है कि फ्रिक्शनल फोर्स जब आपको कब लग रहा है, जब बॉडी रेसिस्ट मतलब बॉडी को मूव करने से रोक रहा है, ठीक है। और एक है फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी मूव करने लगा, ठीक है। तो दोनों समझिएगा। इफ अ बुक स्लाइड्स क्रॉस द सर्फेस ऑफ अ डेस्क देन द डेस्क एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा आपके मोशन के, और तभी हम लोग रुक पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओ कुछ ज़्यादा चौड़ा हो गया, ठीक है। ये वाला ठीक है, अभी भी चौड़ा ही है, नहीं कम कर दीजिए। चलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन रिजल्ट फ्रॉम द टू सरफेस बीइंग प्रेस्ड टुगेदर क्लोजली काउजिंग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल द डिफरेंट सरफेस। जो हम ग्रुप बना के आपको दिखलाए उसी का यहाँ पे बतलाया है। एज सच फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस। अब दोनों सरफेस का नेचर कैसा है, अगर दोनों सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम, दोनों सरफेस रफ है फ्रिक्शन ज़्यादा, एक सरफेस रफ है एक सरफेस स्मूथ है तो इंटरमीडिएट फ्रिक्शन फोर्स। एज सच फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस एंड अपॉन द डिग्री टू विच दे आर प्रेस्ड टुगेदर। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर एवरी मोमेंट इन लाइफ के एवरी मोमेंट में, मतलब चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो भी हम लोग जो पेन से लिखते हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही होता है। अगर उस पेज पे तेल लगा दीजिए फिर आप लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं लिख पाते हैं। सपोज यू स्पिल सम ऑयल ऑन द फ्लोर, अभी जिसके बारे में बता रहे थे कि कुछ आप है ना, आप सरफेस पे जो है ना ऑयल गिरा दीजिए और फिर उस पर चलने का प्रयास कीजिए, आप नहीं चल पाएंगे। ग्रीस लगा दीजिए, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। आप जाते होंगे किसी भी ऑटोमोबाइल्स के शोरूम में, जहाँ पे आप सर्विस सेंटर पे जहाँ सर्विसिंग करवाने जाते हैं, वहाँ ग्रीस और मोबिल का जो है ना काम चलते रहता होगा, देखते होंगे उसके सरफेस पे चलते हो ना तो बहुत स्लिप करता है, बहुत स्लिप करता है। तो यही चीज़ है आपको यहाँ पे। तब है आपका, इसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं तो एयर रेसिस्टेंस फोर्स। अब ये सब आपको पढ़ना नहीं है, बस नाम जान लीजिए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको दिया हुआ है, समझ लीजिएगा। एयर के थ्रू, मतलब अगर हम चल रहे हैं, हवा है तो हवा भी जो है ना हमारा क्या उसको कहते हैं, हमारे ऊपर फोर्स लगाती है। अब कहेंगे सर कैसे लगाती है, हम तो चल पाते हैं, ये अलग बात है। अगर कस के आंधी आए तो क्या आप आंधी के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चल पाएंगे? फोर्स लगता है तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, नॉर्मली नहीं आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। कम अगर एयर है तो आसानी से हम लोग चल रहे हैं। तो एयर रेसिस्टेंस इज हाँ, अगर एयर रेसिस्टेंस देखना है तो फिर आप डेजर्ट में जाइए। डेजर्ट में जो है ना आपको आसानी से एयर रेसिस्टेंस आपको दिखेगा। एयर स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच एक्ट्स अपॉन ऑब्जेक्ट एज दे ट्रेवल थ्रू द एयर। द फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस इज ऑफ्टन ऑब्जर्व टू अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोज करेगा आपके मोशन को, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। यही फ्रिक्शन फोर्स, नाम अलग अलग है। अगर हम सॉलिड सरफेस के बीच में बोल रहे हैं तो फ्रिक्शन बोल रहे हैं, अगर लिक्विड सरफेस के बीच में बोल रहे हैं तो एक टर्म आता है विस्कोसिटी, आगे पढ़ेंगे, अब इतना हमको बताने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। दिस फोर्स विल फ्रिक्वेंटली बी नेग्लेक्टेड ड्यू टू इट्स नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड। हम लोग चल रहे हैं तो हमको एहसास नहीं होता है एयर फ्रिक्शन फोर्स का, क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, हम लोग का ज़्यादा है फोर्स। लेकिन वही अगर आंधी चलने लगे तो फिर वो पता चलता है कि हमको फोर्स आगे बढ़ना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट नोटिसेबल फॉर द ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल एट हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड पे। इसलिए देखते हैं जो भी हाई स्पीड ट्रेन होती है ना तो उसके इंजन जो है ना इस तरह के बनाए जाते हैं। जितने भी हाई स्पीड ट्रेन है उसके इंजन को इस तरह से बनाया जाता है ताकि जो है ना उसका कम रेसिस्टेंस जो है ना आपका ये इस तरह से बनाया जाता है ताकि आपका रेसिस्टेंस कम हो, ये ऐसा। और इस चीज़ को आप फील कर सकते हैं। आप बाइक पे बैठे हुए हैं ना, आप बाइक पे बैठ जाइए और एक ये क्या ले लीजिए, आप एक मेटल का प्लेट ले लीजिए बड़ा सा, ठीक है। और मेटल का प्लेट को जो है ना ऐसे ऐसे सामने से ऐसे करके पकड़ लीजिए और बाइक पे जा रहे हैं, आप देखिएगा आपको लगेगा कि धक्का ज़्यादा लग रहा है। लेकिन उसी मेटल प्लेट को ऐसे सीधा करके पकड़ लीजिए तो आपको लगेगा कि कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सरफेस जितना ज़्यादा रहेगा आपका प्रेशर उतना ज़्यादा रहेगा। आगे इस चैप्टर में हम लोग को प्रेशर ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका ट्रेन हो गया, ठीक है, वंदे भारत, और इसके खिड़की हो गया इस तरह से। तो जितने भी हाई स्पीड ट्रेन है उनका जो आगे का जो पोर्शन होता है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। जितना ये, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस को कम करे। एरोप्लेन वगैरह का देख लीजिए आगे का जो पोर्शन होता है
तो एयर रेसिस्टेंस, और ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस, हम लोग चलते हैं तो पता नहीं चल पाता ना, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा करके आपको रहता है। व्हेन वी राइड योर बाइक देन, हाँ ऑलमोस्ट बाइक को राइड करें, ये सब देखिए, ये सब एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो पढ़ने का जरूरत नहीं, रटने का जरूरत नहीं है, ये सब आप डेली लाइफ में आप है ना समझ सकते हैं, डेली लाइफ में यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तब है आपका टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स है तो इसमें बस हम सिर्फ और सिर्फ इसका सिर्फ नाम बताएंगे कि अगर कुछ भी हम लोग ऐसे ऐसे करके कपड़ा पसारने के लिए नहीं, ऐसे करके धागा थ्रेड जो है ना हम लोग टांग देते हैं, तो उस पर कुछ भी अगर रखेंगे तो समझ लीजिए कि टेंशन फोर्स है। या समझ लीजिए कि अगर आपका ये वायर है, मान के चलिए कि ये वायर है और इस पर हम लोग कुछ ऐसे करके लटका दिए, तो यहाँ पे क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, तो ये टेंशन फोर्स होता है। तो ये भी क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। स्प्रिंग फोर्स, अब स्प्रिंग फोर्स बताने का जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिटेल में यहाँ पे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, हम टॉपिक को इसलिए रख दी ताकि आप सिर्फ और सिर्फ नाम जाने। आप नाम जान लीजिए कि स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग देखे ही होंगे, पहले पेन में भी रहता था, अब तो गाड़ी के सॉकर वगैरह में जो लगा, सॉकर जो है ना वो स्प्रिंग ही है, एक स्प्रिंग का एक मॉडिफाइड रूप है, वो टाइप है, बड़ा हैवी स्प्रिंग को आप सॉकर कह सकते हैं, ठीक है। और तब है आपका नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हम लोग देख रहे थे नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स आप जब पढ़ेंगे आगे 9th क्लास 10th में जाएंगे, लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे नॉर्मल एक वर्ड आएगा, नॉर्मल फोर्स। द फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज द सपोर्ट फोर्स एक्सर्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ अदर स्टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सिंपल, कॉन्टैक्ट फोर्स में चाहे टाइप जितना पढ़ लीजिए, जब तक उनका कॉन्टैक्ट नहीं होगा हम लोग उसको नहीं कह सकते हैं कि ये फोर्स है, या फोर्स वो अप्लाई नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो इतना हमारे पास क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स, टॉर्सनल, नॉर्मल, एयर रेसिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स को ही हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है, और बाकी फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों फोर्स पढ़ना है आपको। तब हम लोग आते हैं नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स, और ये हम लोग अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।